हे गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम देखने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 13 लाइट एंड सेफ्टी लैम्प्स। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में रेगुलेशन नंबर 174 से लेके 182 तक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला रेगुलेशन जो कि है वाइट वॉशिंग। ठीक है, तो पहले रेगुलेशन में ये बोलता है कि जितने भी रूफ है, साइड्स है, जहाँ जहाँ भी है बिलो ग्राउंड, ठीक है, किसी भी खदान में, उन सबको प्रॉपरली क्या करना है, उनकी वाइट वॉशिंग वगैरह कर देनी है। ठीक है, और कहाँ कहाँ वाइट वॉशिंग करनी है, जितने भी शाफ्ट के इंसेट हैं, शाफ्ट के बॉटम है, साइडिंग है, ठीक है, जितने भी बाईपास रूट्स हैं जो कि रेगुलर यूज़ में है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्या करना है, वाइट वॉशिंग वगैरह करना है। ठीक है, जितने भी हॉलेज प्लेसेस हैं, ठीक है, उन हॉलेज प्लेसेस के टॉप और बॉटम में भी करना है। जितने भी रेगुलर स्टॉपिंग्स हैं, ठीक है, और साइडिंग्स हैं, लैंडिंग्स हैं, बाईपास रूट्स हैं, जंक्शंस हैं, ठीक है, वहाँ आपको क्या करना है, वाइट वॉशिंग करना है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि फेस से 100 मीटर की दूरी मेंटेन करके रखनी है। उतने डिस्टेंस के बीच में आपको कहीं भी वाइट वॉशिंग नहीं करना है। ठीक है, जितने भी ट्रैवलिंग रोडवेज वगैरह हैं वहाँ पर आपको वाइट वॉशिंग करना है। जितने भी फर्स्ट एड स्टेशन हैं, ठीक है, वहाँ पे वाइट वॉशिंग करना है। जितने भी इंजन रूम्स हैं, है ना, ऐसी जगह, ऐसे रूम्स या फिर ऐसी जगह जहाँ पे इंजन है, मोटर है, या फिर कोई भी अदर अपरेटस है, ठीक है, वहाँ पर भी बिलो द ग्राउंड आपको, अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो वहाँ पर आपको वाइट वॉशिंग करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा रेगुलेशन नंबर 174 का। ठीक है, ये देखिए किस तरीके से वाइट वॉशिंग वगैरह की जाती है माइंस में। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ध्यान से। ठीक है, ये देखिए इसमें दिया गया है शंटिंग और जो क्या कहते हैं, शंटिंग किया जाता है जहाँ पर भी, उस जगह के बारे में मैंने दिखाया, शंटिंग और मार्शलिंग के बारे में, जो कि हम रेगुलेशन नंबर 175 में पढ़ेंगे। और फ्लोरोसेंट लाइट आप देख सकते हैं, इस टाइप की लाइट आपने माइंस में अपने देखी होंगी। ठीक है, चलिए तो अब रेगुलेशन नंबर 175 देखते हैं, जिसमें कि जनरल लाइटिंग के बारे में बताया गया है। इसमें यह बोलता है कि एडिक्वेट अमाउंट में आपको लाइटिंग प्रोवाइड करानी है। अब कहाँ कहाँ, एक तो सरफेस पे प्रोवाइड करानी है। अगर नेचुरल लाइट इनसफिशिएंट है किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे सरफेस पे आपको लाइटिंग प्रोवाइड करानी है। कहाँ कहाँ, इंजन रूम में, ठीक है, वर्किंग शाफ्ट की ऐसी विसिनिटी मतलब ऐसा कोना वगैरह जहाँ भी ऐसा छेद है, गड्ढा है, जहाँ पे उजाला साफ तरह अच्छे से नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन लोगों का आना जाना वहाँ पर लगा रहता है बीच बीच में, तो वहाँ पे भी आपको लाइटिंग वगैरह प्रोवाइड करानी है। जितने भी ओपन कास्ट वर्किंग्स हैं उन सभी में आपको लाइटिंग प्रोवाइड करानी है। ठीक है, जहाँ पर भी शंटिंग या फिर मार्शलिंग होता है, ठीक है, ये जो यार्ड है, शंटिंग और मार्शलिंग मतलब जहाँ पर भी आपका टब्स वगैरह खड़े रहते हैं, है ना, वहाँ पर उनकी कपलिंग, डीकपलिंग या फिर रोप हॉलेज वगैरह, रोप वगैरह का डिटैचिंग वगैरह किया जाता है, उन सभी जगहों पे आपको लाइटिंग वगैरह प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे पर्सन्स को काम करना होता है वहाँ पर भी लाइटिंग प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, ये सरफेस की बात थी। अगर बिलो द ग्राउंड की बात करें हम, ठीक, तो बिलो द ग्राउंड में ये बोलता है कि जितने भी शाफ्ट के इंसेट हैं, शाफ्ट का बॉटम है, जहाँ पे भी लैंडिंग है, परमानेंट लैंडिंग है, जो कि रेगुलर यूज़ में है, वहाँ पर भी आपको क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, लाइटिंग वगैरह प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और ऐसे ट्रैवलिंग रोडवे जहाँ पर 50 से अधिक आदमियों का आना जाना लगा रहता है, ठीक है, नॉर्मल यूज़ में है, 50 से अधिक आदमियों के अंडर में एक शिफ्ट में, तो वहाँ पर आपको लाइटिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, अब लाइटिंग जो प्रोवाइड आप कराएंगे वो किस टाइप की होनी चाहिए, इतना होना चाहिए लाइटिंग कि जो पर्सन्स हैं, है ना, उनकी आंखों पर ना तो ग्लेयर आए ना ही स्ट्रेन आए, आई स्ट्रेन आए। ठीक है, ग्लेयर मतलब बहुत ज़्यादा जोर लगा के देखना पड़ रहा है, आंखें बहुत ज़्यादा खोलनी पड़ रही हैं कि साफ दिखाई दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस अच्छी लाइटिंग, आपको प्रॉपर लाइटिंग वगैरह प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और दूसरा ये बोलता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक लाइटिंग प्रोवाइड की है, ठीक है, तो उसके साथ आपको एक एडिशनल लाइट भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी या फिर लैम्प प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जिसका इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से किसी भी प्रकार का कनेक्शन ना हो और वह हर वक्त जलती कंडीशन में होना चाहिए। अब इसका ये बोला जाता है कि ये कहाँ कहाँ होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप की लाइटिंग जो कि हर वक्त जलती कंडीशन में हो और इलेक्ट्रिकल सप्लाई से किसी भी प्रकार का उसका कनेक्शन ना हो। बिलो द ग्राउंड में जहाँ पर भी शाफ्ट का इंसेट है या फिर शाफ्ट का बॉटम है या फिर ऐसी रेगुलर लैंडिंग्स वगैरह या फिर इंजन रूम्स वगैरह, वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, सरफेस में जहाँ पर अंधेरा रहता हो, ठीक है, वर्किंग शाफ्ट के टॉप पे, ठीक है, इंजन रूम में, और ऐसे ट्रैवलिंग सारे के सारे ट्रैवलिंग रोडवेज में और एस्केप रूट्स वगैरह में आपको प्रोवाइड कराना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा।
रखिएगा। अगला बोलता है फ्लोरेसेंट या फिर ल्यूमिनेसेंट पाथ फाइंडर वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे कि लोगों को आसानी से रास्ता दिख सके, ठीक है। एस्केप रूट्स वगैरह में ये सब प्रोवाइड कराना जरूरी है। और बोलता है कि जितने भी इन सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइंस है जो कि रेगुलर यूज में, वहां पर भी आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जहां पर टब्स की मैकेनिकल तरीके से फिलिंग होती है वहाँ पर भी आपको लाइटिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जैसे रूम्स और ऐसे रूम्स और प्लेसेस जहाँ पे इंजन, मोटर या फिर अदर ऑपरेटर्स रखे जाते हैं वहाँ पर लाइटिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जहाँ पर पिलर्स का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है वहाँ पर भी लाइटिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। फेस नहीं रहता, याद रखिएगा, पिलर्स का जब एक्सट्रैक्शन होता है तो फेस नहीं रहता उस केस में, ठीक है। इसीलिए ये मत बोलिएगा कि यार फेस से तो 100 मीटर की दूरी पर रखना चाहिए था और पिलर्स के एक्सट्रैक्शन में हमको फिर कहाँ से प्रोवाइड करा देंगे, तो उस कंडीशन में फेस नहीं रहता। फेस कब मिलता है? डेवलपमेंट जब होता है तब मिलता है। पिलर्स के एक्सट्रैक्शन में या फिर डिप्लरिंग का अगर मैं कहूँ तो डिप्लरिंग में फेस नहीं रहता है, ठीक है। जो फेस रहता है वो पूरी तरह से खुला रहता है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक लाइटिंग अगर गैसी माइंस में प्रोवाइड कराना है, ठीक है, तो गैसी माइंस में अगर इलेक्ट्रिक लाइटिंग अगर आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो कहाँ कहाँ प्रोवाइड कराएंगे? जितने भी रोडवेज हैं या प्लेसेस हैं, ऐसी जगह या फिर ऐसी जगह जो कि इनटेक एयर से वेल वेंटिलेटेड है, उन जगहों पे आपको प्रोवाइड कराना। दूसरी जो कंडीशन बोलता है वो ये बोलता है कि जितने भी रोडवेज हैं वहाँ तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, लेकिन फेस से 270 मीटर की दूरी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी लाइटिंग के लिए। लाइटिंग के लिए फेस से कितनी दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी? 270 मीटर की दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा गलती से उस बारे में बता गया था लाइटिंग के बारे में। वाइट वॉशिंग की अगर बात करें तो वाइट वॉशिंग क्या होगा? फेस से 100 मीटर की डिस्टेंस आपको मेंटेन रखनी है, ठीक है। और लाइटिंग की अगर बात करें तो फेस से 270 मीटर्स की दूरी पर ही आपको लाइटिंग करना। उसके अंदर वाली रेंज में आपको विद इन 270 मीटर्स फ्रॉम द फेस आपको लाइटिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करानी है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब ये देखिए जहाँ पे दिया जा रहा है किस टाइप से सेफ्टी लैंप्स वगैरह होती हैं, साल दर साल किस टाइप से डेवलपमेंट हुआ है हमारी सेफ्टी लैंप्स में। अब ये कहता है रेगुलेशन नंबर 177 में कि जितने भी पर्सन्स अंदर जाएंगे उन सभी के पास लाइट होने चाहिए, ठीक है। वो सब लाइट वगैरह कैरी करके अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। उसके अगर कोई भी पर्सन ये नहीं रखता है, लाइट या लैंप नहीं है उसके पास, तो वो बिलो द ग्राउंड, परमिशन उसको नहीं है अंदर जाने की, ठीक है। और ये बोलता है कि जितने भी सेफ्टी लैंप्स वगैरह लेके जाएगा उस सब की नंबरिंग होनी चाहिए, वो सब उनकी क्लीनिंग होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए, उनको इश्यू किया जा रहा है किस टाइप से, ठीक है, किसको इश्यू किया जा रहा है, इस सब का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 178 जिसके बारे में मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, जो कि है स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग। इसमें ये बोलता है कि अब अगर कभी भी चीफ इंस्पेक्टर को ऐसा मतलब कभी कभी किसी को ऐसा महसूस होता है कि यार जो लाइटिंग वगैरह या फिर लैंप वगैरह प्रोवाइड किया गया है वो एडिक्वेट लाइटिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, वो एडिक्वेट लाइटिंग नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो उस केस में चीफ इंस्पेक्टर को डिसीजन के लिए रेफरेंस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा? टाइम टू टाइम वो क्या करेगा? एक स्पेशल ऑर्डर्स या फिर जनरल ऑर्डर्स वगैरह पास करेगा कुछ स्पेशल केसेस के लिए, जिसमें कि वो अदर टाइप के लैंप्स वगैरह जो कि वो सोचता है कि हाँ ये जरूरी है माइंस में प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग जो है वो किस लिए होता है? बेसिकली ऐसे कुछ स्पेसिफिक एरिया से या फिर कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस माइंस में जो होती हैं वो वहाँ पर लाइटिंग प्रोवाइड कराने के लिए होता है, ठीक है। अब चलिए हम अपना अगला रेगुलेशन देखते हैं, रेगुलेशन नंबर 179 जो कि है मेंटेनेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी लैंप्स, ठीक है। इसमें पूरा नहीं लिख पाया हूँ मैं गलती से बाय मिस्टेक, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मेंटेनेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी लैंप्स, इसमें ये बोलता है कि अगर कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन है, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन को जो है तो लैंप्स का क्लीनिंग के लिए, ट्रिमिंग के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, लॉक सिक्योरली लॉक करने के लिए क्या करना चाहिए? जितने भी कॉम्पिटेंट पर्सन, अब ये कह रहा है कि किसी भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन को आपको अपॉइंट करना है किस काम के लिए? लैंप की क्लीनिंग के लिए, ट्रिमिंग के लिए, एग्जामिनेशन के लिए और उनको सिक्योरली लॉक करके इश्यू करने के लिए, ठीक है, ताकि यूज़ किया जा सके। अब ये बोलता है कि जिस भी कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया गया है वो क्या करेगा? जितने भी सेफ्टी लैंप्स हैं, ठीक है, उन सभी का एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है। जैसे ही मतलब किसी को अंडरग्राउंड लेके जाना है यूज़ करने के लिए, तो वो क्या करेगा? यूज़ अंडरग्राउंड इश्यू करने के जस्ट पहले क्या करेगा? लैंप्स की एग्जामिनेशन करेगा, अपने आप को अश्योर करेगा कि हाँ लैंप सही कंडीशन, वर्किंग कंडीशन में है, उसके बाद ही इश्यू करेगा, ठीक है। अब
इस काम के लिए जिस भी पर्सन को अपॉइंट किया गया होगा तो उसे रेगुलेशन नंबर 172 का सब रेगुलेशन नंबर 2 और 3 के अलावा कोई भी और काम दूसरा नहीं देना है, मतलब कि कॉन्ट्राबैंड्स वाला सेक्शन जो कि आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि अगर कोई भी लैंप वह पाता है, ठीक, और दूसरा ये बोलता है कि जैसे ही लैंप्स वापस आएंगे, ठीक है, रिटर्न आएंगे यूज़ के बाद, तो उसके बाद वो क्या करेगा, उन लैंप्स का तुरंत ही एग्जामिनेशन करेगा कि कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि अगर कोई भी लैंप ऐसा पाया जाता है कि डैमेज हो गया है, मिसयूज किया गया है, तो वो उसके एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा कि किस टाइप का डैमेज हुआ है या फिर मिसयूज हुआ है, ठीक है, इसका किस टाइप का उसका डैमेज या फिर मिसयूज किया गया है, ठीक। अब 7 दिन में कम से कम एक बार मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन जो इस काम के लिए अपॉइंट किया गया है वो एग्जामिनेशन, थॉरो एग्जामिनेशन करेगा सेफ्टी लैंप्स का जिनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है माइंस के अंदर, ठीक है। अब ये कहता है कि इस काम के लिए जिस भी पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा उस पर्सन के पास या तो मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 180, जिसमें कि यूज ऑफ सेफ्टी लैंप्स के बारे में बताया गया है। जो कि ये कहता है कि जितने भी सेफ्टी लैंप्स का यूज़ किया जा रहा है वो सबके सब में नंबरिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब नंबर्स जो डले होते हैं सेफ्टी लैंप्स में वो इस टाइप से डले होने चाहिए कि वो बहुत लंबे समय तक लैंप जब तक रहता है उनमें वेल मेंटेन तरीके से लेजिबल कंडीशन में हो, ठीक है। अब जो नंबरिंग है, ठीक है, अगर आपने किसी भी नंबर का जो लैंप को इश्यू कर दिया है तो उसका रजिस्टर में एक क्या करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है, एंट्री कर लेंगे रजिस्टर में अपने कि जिस आदमी को भी इश्यू किया है उसका नाम और उसके सामने उस लैंप का नंबर कि कोई इस नंबर का लैंप हमने इस आदमी को इश्यू किया है, ये सारी चीज़ें डिटेल में होनी चाहिए। अब ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को ये ऑथराइजेशन नहीं है कि वह खुद से जाके सेफ्टी लैंप को उठा ले, ठीक है, या फिर किसी को लैंप रूम में से सेफ्टी लैंप दे दे, ठीक है। जिसे ऑथराइज किया गया होगा वही जाके ये काम कर सकता है, कोई भी अनऑथराइज पर्सन ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन ये पाता है, जब मतलब कोई किसी भी पर्सन बिलो द ग्राउंड अगर कोई पर्सन ये पाता है कि उसके पास जो सेफ्टी लैंप है उसके पोजीशन में जो सेफ्टी लैंप है वो किसी भी प्रकार से डैमेज हो गया है, ठीक है, तो वो क्या डिफेक्टिव है, तो वो क्या करेगा, उसको केयरफुली उसकी फ्लेम को एक्सटिंग्विश कर देगा, मतलब कि बुझा देगा, और अपने सुपीरियर ऑफिशियल को इस फैक्ट के बारे में रिपोर्ट करेगा, ठीक है। हमारा अगला रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 181, जिसमें कि रिपेयर्स, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ सेफ्टी लैंप्स के बारे में बताया गया है। इसमें यह बोलता है कि अगर फ्लेम सेफ्टी लैम्प का जो वायर गेज है वो ब्रोकन है, ठीक है, या फिर बर्नट अवे हो गया है, मतलब जल गया है, तो उसकी रिकंडीशनिंग नहीं करनी है ना, फर्दर यूज़ के लिए उसकी रिकंडीशनिंग नहीं करनी, मतलब उसको रिपेयर नहीं करना है, आपको उसको सीधे फेंक देना है, ठीक है, उसको दोबारा यूज़ में नहीं करना है। कोई भी डैमेज या फिर डिफेक्टिव गेजेस को, ग्लासेस को या फिर सेफ्टी लैम्प के कोई भी पार्ट को जो कि डैमेज और डिफेक्टिव हैं उनको सेफ्टी लैम्प रूम में नहीं रखना है स्टोर करके, ना ही उनका दोबारा से यूज़ करना है, ठीक है। और ये कहता है कि जो विक है, ठीक है, नो अदर पार्ट ऑफ अ सेफ्टी लैम्प के कोई भी पार्ट विक और बैटरी के अलावा, है ना, विक और बैटरी के अलावा रिप्लेस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चर वो पार्ट नहीं दे रहा है, जो भी सेफ्टी लैम्प बनाया है मैन्युफैक्चर ने, जो भी स्पेसिफिकेशन है उस सेफ्टी लैम्प के, उसके बेसिस पर अगर मैन्युफैक्चर ने नहीं दिया है तो आप रिप्लेसिंग नहीं करेंगे। ये बोलता है कि अगर सेफ्टी लैम्प का कोई भी पार्ट क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बस उस पार्ट को थ्रो अवे कर दो। और ये बोलता है कि कोई भी ऑयल, है ना, आप यूज़ नहीं करेंगे सेफ्टी लैम्प में अगर इन्फ्लेमेबल गैस वगैरह प्रेजेंट है, या फिर इन्फ्लेमेबल गैस की टेस्टिंग के लिए, प्रेजेंस की टेस्टिंग के लिए या फिर डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है फ्लेम सेफ्टी लैंप का, तो उस केस में आप किसी भी और दूसरे टाइप का ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ वही ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जो कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा क्या होगा, अप्रूव्ड होगा, ठीक है। अगला रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 182, जिसमें कि ये बोलता है कि हमें सेफ्टी लैंप रूम में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इसमें बोलता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन सेफ्टी लैंप रूम में नहीं जाएगा, ठीक है, किसी भी पर्सन को ये अलाउड नहीं है कि वो सेफ्टी लैंप रूम में क्या करे, स्मोकिंग करे। जहाँ पर पेट्रोल, बेंजोल या फिर वोलेटाइल स्पिरिट का यूज़ किया जा रहा है सेफ्टी लैंप्स में, तो उस केस में क्या होगा, लैंप की क्लीनिंग, रीफिलिंग और रीफिटिंग एक सेपरेट रूम में होनी चाहिए। सिर्फ उसी प्रकार उतनी ही क्वांटिटी में वोलेटाइल स्पिरिट रखी होनी चाहिए सेफ्टी लैंप
लैंप रूम में, जितना कि आप एक दिन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगले दिन के लिए आपको फिर से नया लाना पड़ेगा स्टॉक, ठीक है। उसके बाद इंटरनल रिलाइटर्स को आप नहीं निकालेंगे लैंप में से, और अगर आप उसे निकाल रहे हैं लैंप में से क्लीनिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए या फिर रीफिटिंग के लिए, तो उस केस में आप अगर जिस टेबल में लैंप का रीफिलिंग, रीफिटिंग और क्लीनिंग कर रहे हैं, उस टेबल पे ये सब काम नहीं करना है रिलाइटर के साथ। रिलाइटर को दूसरे टेबल पे ले जाके आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। और एडिक्वेट नंबर में फायर एक्सटिंग्विशर्स आपकी माइंड्स में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें मैंने चैप्टर नंबर 13 कवर कर दिया है। थोड़ा मुझे दिक्कत जा रही है इस समय, मतलब कि आपको वीडियोस जल्दी प्रोवाइड कराने में, है ना, लोड थोड़ा ज़्यादा आ रहा है मेरे ऊपर। तो मैं आपको क्वेश्चंस जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। अब चूँकि उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। अगर व्यूज़ प्रॉपरली आएंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी मन लगा के वीडियोस बनाऊंगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैं ये रेगुलेशन प्रॉमिस करता हूँ, रेगुलेशन की पूरी सीरीज़ मैं कंप्लीट करूँगा, और आप जो भी सीरीज़ बोलेंगे, जिस भी बुक को कंप्लीट करने को बोलेंगे, वो बुक मैं आपको कंप्लीट करके पूरा दूंगा, ठीक है। माइनिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी फ्री में। आपको कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गेट की भी तैयारी हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर आपको सपोर्ट मिला तो मैं गेट के लिए भी अच्छी खासी आपको चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।